अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। सियासी मंजरनामे पर आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। एक तरफ तहरीक इंसाफ में ये बहस हो रही है कि उन्हें इस्तीफे वापस लेकर असेंबली में वापस जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफे देने वाले अराकीन को तलब कर लिया है। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक मुस्ताफी अराकीन को मरासले जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ अराकीन को तस्दीक के लिए 6 जून को तलब किया है। तहरीक इंसाफ के अराकीन ने 11 अप्रैल को मुस्ताफी होने का ऐलान किया था और उसके मुस्ताफी अराकीन की तादाद 131 है। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक इस्तीफों की तस्दीक का अमल जुम्मा 10 जून तक जारी रहेगा। रोजाना 30 मुस्ताफी अराकीन स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात करेंगे। हर रुकन के लिए 5 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ अगस्त 2023 तक इक़्तिदार में रहने का फैसला तो कर लिया है, मगर सवाल उठ रहा है कि इत्तेहादियों की यह हुकूमत अपना वक्त कैसे पूरा कर सकेगी, क्योंकि इस हुकूमत को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ महंगाई का तूफान है जिसमें आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा, और दूसरी तरफ इमरान खान की दोबारा लॉन्ग मार्च की धमकी है। हुकूमत ने मुश्किल फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है और मजीद इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि अब भी हुकूमत पेट्रोल पर 17 रुपए और डीजल पर 56 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दे रही है। और अगर IMF का प्रोग्राम बहाल कराना है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा करना होगा। और आज द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक बिजली की कीमतों में भी 7 से 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। मगर ये सब कैसे होगा, क्योंकि एक बार फिर इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है और इस्लामाबाद में धरना देने में नाकामी पर इमरान खान के कारकुन मायूस हैं और इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से नाराज हैं। मगर फिर भी इमरान खान ने हुकूमत, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट को डेडलाइन दे रखी है और अब इमरान खान सबसे ज्यादा दबाव सुप्रीम कोर्ट पर डाल रहे हैं, जिससे वो पुरअमन एहतजाज के हक से मुताल्लिक फैसला मांग रहे हैं। आज पेशावर में वुकला से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग मांगेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देती है तो स्ट्रैटेजी कुछ और होगी, और अगर फैसला नहीं देती तो कुछ और होगी। फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह टेस्ट केस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये असल में सुप्रीम कोर्ट की अब ट्रायल होगी। हमारा केस लगेगा वहां और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी, और वो स्ट्रेटजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी, और स्टैंड सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बुला लिया इनके केसेस, शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। एक तरफ इमरान खान अदलिया के कंधे पर अपना बोझ रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि वो इमरान खान की सियासत से दूर रहे। मरीम नवाज ने हफ्ते को भावलपुर और कल मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो इमरान खान की सियासत से दूर रहे। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की, और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जो इसने आवाजें देनी शुरू की हैं, उसकी मिन्नतें करनी शुरू की हैं, उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? क्या अब अदालतों का ये काम रह गया है? मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, उसको गैर जानिबदार रहना होगा। नजरें कल अदालत पर हैं कि इस हवाले से क्या फैसला आता है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले आज तहरीक इंसाफ में बाकायदा बहस हुई और बहस ये हुई कि हमें असेंबली में वापस जाना चाहिए। ज़ाहिर फैसला नहीं हुआ इसके हक में कि असेंबली में वापस आया जाए। फिर अचानक खबर आती है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने अरकान को 6 जून तक तलब करना शुरू कर दिया है और इस्तीफे कन्फर्म किए जाएंगे। हक में नहीं है हुकूमत के कि वापस आ जाए असेंबलियों में? आपके हक में जाएगी ये बात कि वापस इतनी सारी बाई इलेक्शन हो रहे हों, हुकूमत के लिए कोई इस्तेहकाम की बात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, ये रिपीट है 2014 का। तब भी ये रेंगते हुए घुटनों के बल माफिया मांगते हुए वापस आए थे। अब वही सिलसिला ये शुरू कर रहे हैं। इस्तीफे दे दिए हुए हैं तो इस्तीफे मंजूर करवाएं।
जाएं हाउस में खड़े होके जो है कहें कि जी हमने इस्तीफा दे दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगता और इस्तीफा मंजूर हो जाता है। आज भी ये पार्लियामेंट लॉजेस में 85 लॉजेस इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं और अलाउंसेस ले रहे हैं। तो ये नीयत इनकी जो है पहले दिन से ख़राब थी। इनके मेंबर इमरान खान के इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे, ये आज भी नहीं देना चाहते, उनकी बहुत बड़ी तादाद। और अब जब स्पीकर साहब ने बुला लिया है, देखते हैं कि कौन जाता है, कौन जाके वहाँ पे अपने इस्तीफे को एंडोर्स करता है, कौन नहीं एंडोर्स करता। इमरान खान साहब खुद जाते हैं वहाँ पे स्पीकर साहब के दफ्तर में उसको इस्तीफे को तस्दीक करने के लिए कि नहीं जाते। ये तो अभी 3 जून तक टाइम है इनके पास और ये सिलसिला जो है तब तक जो वेरिफिकेशन का जो है जारी रहेगा। ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। साहब मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आप एक दफा फिर ये समझ रहे हैं कि जिस तरह वो कह रहे थे मैं आ जाऊंगा और उसके बाद वो आ गए, से वापस भी चले गए, तो आप लोग क्या फिर एक दफा फिर ब्लफ कॉल कर रहे हैं? आपको लग रहा है ये आएंगे नहीं, ये इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं, इन्होंने इस्तीफा देना नहीं है हतमी तौर पर अपना? नहीं, मैंने तो कई प्रोग्रामों में उस वक्त भी कहा था जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे कि ये इस्तीफा देने में कभी भी सीटें छोड़ने पे कभी मुखलिस नहीं है। अब क्योंकि ये जो आज़ादी मार्च का जो फेलियर है और आज़ादी मार्च पे जो है वो 20 लाख बंदा जो है नहीं आया, 20 लाख बंदे ही कहा था ना इन्होंने के लेके आऊंगा मैं जो है, एम आई राइट जी? 25 लाख तक भी कहा था जी, 25 लाख तक भी, 25 लाख, चले मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 25 लाख का कहा था। 25 लाख की जगह जो है जो यहाँ पे एस्टिमेट है वो 25,000 है। इन्होंने डी चौक पहुंचने का ऐलान किया था। ये डी चौक कहाँ पहुंचे? ये सेंटोरस के पास जो है ना, वहीं से ये तकरीर करके वहां से चले गए। ब्लू एरिया भी इन्होंने नहीं एंटर किया। इनके कारकुन जो है वो मार खाते रहे, उनके ऊपर टीयर गैस जो है फायर होती रही, लेकिन खुद जो है लीडर जो है बहादुर आदमी जो है वो नहीं आया यहाँ पे। वो चुप चुपीते जो है वो आया है, तकरीर की है और बनी गाला चला गया है। साहब वो कह रहे हैं ना मैं इसलिए नहीं आया कि फिर पुलिस का और हमारा आमना सामना हो जाता। उन्होंने भी कहा कि मेरे कुछ लोगों के पास पिस्टल्स भी मौजूद थे और खून खराबा हो सकता था, मुझे नजर आ रहा था, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा और वापस चला गया। नहीं देखें, ये तो आप क्या कहते हैं, ना करने के बहाने हैं ना। तो ये जो है वो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास, हमें मालूम था इनके पास असला था, पिस्टल नहीं थे इनके पास, बाकायदा ऑटोमेटिक वेपन्स थे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हमारे बंदों के पास थे। सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स भी लगी हुई थी। क्यों इन्होंने खुद कहा हुआ था कि साथ असला लेके आओ, ये इनकी बाकायदा अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये अब उस फेलियर को छुपाने के लिए कभी कहाँ तकरीर करते हैं, कभी कौन से वकला आए हैं, एक वकील नहीं आया इनके, उसने बड़े बड़े लीडर शेख जी सब कहाँ चले गए, परवेज अलाई साहब कहाँ चले गए, बुजदार कहाँ चला गया, वज़रा इनके पूरी कैबिनेट नहीं आई। अब देखें कितना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, काबिल अदम एतमाद पहले तो हमने किया है, अब इनकी पार्टी ने अदम एतमाद इनके ऊपर कर दिया है। कोई इलेक्टेड मेंबर्स में से स्वाय ख्वातीन के मर्द हजरात नहीं आए। मर्द हजरात जितने बेनिफिशरी हैं पिछले 4 साल के, जो लोग जिन्होंने फायदे उठाए, करप्शन की, लूट मार की इमरान खान के साथ मिलके, उनमें कोई भी जो है वो बिल्कुल उनके पेट भरे हुए हैं, रज के बैठे हुए हैं। उनको क्या जरूरत है यहाँ पे धरनों वर्नों में आके ऐसे खराब होने की? बुजदार किधर गया? मगर ख्वाजा साहब अब मसला ये कि इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया है अपने रहनुमाओं से और कहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा आप सबने आना है और ऑडियंस को भी और आवाम को भी लेकर आना है। अब वो कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आइदर वे रिलीफ मिल गया तब भी आएंगे, नहीं मिला वो कह रहे तब भी मैं हिकमत अमली बना के आऊंगा और तैयारी करके आऊंगा। तो नाराज है अपने रहनुमाओं से और रहनुमाओं को तनबीह कर रहे हैं कि अगली दफा ऐसा ना हो। तो वो आएंगे? देखें वो बिल्कुल आए, बिल्कुल हम भी तैयार बैठे हुए हैं। और ये जो डायलॉग बोलते हैं ना, हम तैयारी करके आएंगे, पहले हमने तैयारी नहीं की थी। जब ये हुकूमत संभाली थी इन्होंने तब भी यही डायलॉग बोला था कि हमने तैयारी नहीं की थी हुकूमत संभालने की। 4 साल गुजार लिए, 4 साल में इतनी दौलत लूटी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी करप्शन की है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और फिर यह इस शख्स के असूल नहीं है
फिर बड़े बड़े दौलतमंद लोगों के जरिए जो है तरले और मिन्नतें करता है, कभी आसिफ जरदारी से, कभी किसी को पैगाम भिजवाता है। और जिस शख्स से के जरिए पैगाम भिजवाया था, मुझे उसका नाम भी मालूम है, किसके जरिए पैगाम भिजवाया था। और साहब ये बात आप जरा, क्योंकि ज़ाहिर बहुत इन्फॉर्म्ड आप हैं, तो मुझे जरा कंफर्म कर दीजिए, आपके पहले से ही इल्म में थी ये ऑडियो लीक होने से पहले कि मलिक रियाज साहब जो है प्रॉपर्टी टाइकून, उनके जरिए इमरान खान साहब ने जरदारी साहब को पैगाम भिजवाया, और क्या जरदारी साहब ने आप लोगों को बताया? देखें, मेरी बात सुने, मलिक साहब जो है वो इमरान खान साहब के जो है वो क्या कहते हैं, उन पे करम और फजल जो है वो बड़ा पुराना कर रहे हैं। पिछले धरनों में भी खाना उन्हीं के जिम्मे था, खाना शाना वही पहुंचाते थे, जहाज उनका इस्तेमाल कर, आपने तस्वीर भी देखी होगी इसके जहाज में जो इंडिया गए थे लोग जो है। तो ये पुराना ताल्लुक है, उस तल्लक के जरिए जो है खुद तो नहीं कहा होगा, लेकिन जिस शख्स को के जरिए पैगाम भिजवाया उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, अच्छा नहीं लगता एक सियासी कारकुनों को ज्यादा नाम है, मजबूरी हुई तो ले लेंगे। मुझे बताया मैं आपको कैसे मजबूर करूं नाम लेने पर ताकि आवाम को तो पता चले। अकेले में मजबूर कर तो आपने बाद में फोन पे बताना है, आवाम के सामने नहीं बताना है, फिर तो ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं नहीं आवाम को बता सकूंगा। जरा मोहतात रहना चाहिए, सियासी कारकुन को अपनी जबान के इस्तेमाल में मोहतात रहना चाहिए, ज्यादा दावे भी नहीं इमरान खान के लिए करने चाहिए, ज्यादा नाम भी नहीं लेने चाहिए। ये हर बंदे के गोटे गिट्टे पकड़ने के तैयार हो जा अपने इक़्तिदार के लिए, और आइंदा भी होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये इसकी सृष्टि में है, इसकी नेचर का हिस्सा है। तो ये अब देखें, आया है ना 20 लाख बंदे लाया है, ना इलेक्शन की तारीख दी है, लेके गया है, और ना धरना दिया। कौन सी बात इसने जो है इससे जो है वो जिसकी तकमील हुई है परसों रात को या तरसों रात को। मैं इधर था और हमें सारी आवाजें वगैरह भी आ रही थी। तो जिस किस्म की बातें करते हैं कि तैयारी नहीं थी, मगर फिर अब मसला ये कि अगर नहीं डेट क्यों दी, अगर तैयारी नहीं थी, डेट क्यों दी? आप क्यों चाहेंगे कि वो वापस आए? देखें, आपकी हुकूमत ने बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। अभी तो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की बढ़ाई है और बढ़ानी है। अगर IMF का प्रोग्राम बहाल कराना है और आपने वक्त पूरा करना है, तो उसके लिए बेहतर नहीं है कि आप कोशिश करें कि असेंबली में आ जाए और बात करें, इंगेज करें, बजाय इसके कि वापस चैलेंज हो रहा हो कि हाँ जी आ जाओ दोबारा, क्योंकि वो पहली दफा में नाकाम हो गई। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सियालकोट में जो इनके लीडर है ना, वो पेशावर पहुंच चुके हुए थे। जो बाकी लीडर थे वो पुलिस को कह के खुद अरेस्ट हुए। बल्कि जिस वक्त अरेस्ट हो रहे थे वो कह रहे थे ये रिकॉर्डेड चीज़ है, सोशल मीडिया पे आई हुई है, तो यार वो वीडियो कैमरा तो आ लेने दो, वीडियो तो बनने दो, उसके बाद मुझे उस वक्त गिरफ्तार करना। तो इस किस्म के इनके फॉलोअर्स हैं। दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट जो इस बंदे के साथ है। लोग अपने अपने मफादात के लिए इनके साथ है, पूरी कबीना इसलिए इनके साथ थी। आज वो जो क्या कहते हैं दूध पीने वाले मजनू कोई भी नहीं पहुंचा इनके साथ। जो आपने बात की है, देखें वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे सिस्टम के लिए, इस मुल्क के लिए। मैं कल देख रहा था, सोच रहा था कि 1971 में जो है बांग्लादेश जो बना, मशरकी पाकिस्तान, हमारी एक ट्रेजेडी है, हमारी तारीख का एक बड़ा दर्दनाक बाब है। वहां पे कोई इंटरनल स्ट्राइफ नहीं है। फ्रॉम विदिन जो है बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से वहां में इंस्टेबिलिटी जो है हो सकता है उनको बाहर से खतरात हो, मुझे उसका इल्म नहीं है। हमारे पास खुदा अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारी अफवाज है, दुनिया की मानी हुई अफवाज है, हमारे पास डिटरेंट है, हमारी सरहदें महफूज हैं, हमें अल्लाह का फजल है। लेकिन तमाम तर खतरात जो है फ्रॉम विदिन है। हमारे अंदर जो खलफशार है, आज का नहीं पिछली कई दहाइयों से खलफशार जो है वो खत्म होने को नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ जो है आपने बात की है इनकी, ये एक ट्रांजैक्शन है। मैं परमानेंट बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई आज वो फिर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लें, उनको असेंबली में बुला लें, उनसे ये कर लें वो कर लें। ये बात ट्रांजैक्शन है। मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको सजेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम, ये मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, पाकिस्तान के तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान, इस रियासत ने जिनको नवाजा है, मेरे जैसे लोगों को असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर 7 दफा भेजा।
यहाँ पे वज़रा बने, मैं 5-6 दफा मैं वजीर बन चुका हूँ, यहाँ पे लोग वजीर आजम बन चुके हुए हैं, यहाँ पे फौज के आला तरीन ओहदों पे लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे जुडिशरी की आला तरीन ओहदों पे लोग पहुंचे हैं, ब्यूरोक्रेसी में पहुंचे हैं लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, टाइकून्स बन गए हैं। आप जिनका भी ये टेलीफोन कॉल के ऊपर आप नाम ले रहे थे मलिक रियाज साहब का, वो नवाजे गए हैं, इस वतन ने नवाजा ना, इस मट्टी ने हमें नवाजा है। तो इस मट्टी की खातिर ये सारे लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे अदारे जिनका नाम ले रहा हूँ, बैठ नहीं सकते इकट्ठे। बस अब ये बड़ा लाजमी है ना कि फिर क्या करें इकट्ठे बैठने के लिए। मुझे बता दें, अगर कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया और आपको अहकामात मिल गए कि जी आपने इमरान खान को इस्लामाबाद आने देना है, एहतजाज करने देना है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, अगर वो आने देना, हम सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं, जुडिशरी की हम खिलाफ वर्जी का, उनके ऑर्डर्स का खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर आप उस ट्रांजैक्शन की तरफ ले गए हैं ना जो कल होने वाली है। मैं तो कह रहा हूं कि ये पिछली दहाइयों का जो खलफशार है, जो कंफ्यूजन जो है, ये जो हमारी तारीख के जो बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जिनके ऊपर कौम भी शर्मसार होती है, हम ज्यादा शर्मसार होते हैं कि हम नवाजे के लोग हैं, जो तबका नवाजा गया, मैं उसका हिस्सा हूँ। मैं कहता हूँ इनका परमानेंट हल ढूंढें। जुडिशरी जा रहे हैं, जुडिशरी को बात कर ले इस किस्म की कि तारीख में उनका नाम लिखा जाए, तारीख में वैसे भी नाम लिखा जाएगा, बड़े बड़े लोग हैं, लिखा जाएगा, लेकिन एक लैंडमार्क होगा, एक यादगार होगी कि किसी जुडिशरी ने इनिशिएटिव लिया। पार्लियामेंट लेना तो पार्लियामेंट को चाहिए, पार्लियामेंट जो है मंबा है, आइन का मंबा है, आइन की माँ है पार्लियामेंट जो है। ये मेरी या शाहजेब की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान की मजमूई प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया फवाद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा फवाद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं अदलिया ही कम से कम कुछ ऐसा करे। अब क्या हो सकता है? इमरान खान साहब अदलिया से अपने हक में फैसला मांग रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर कानूनदान और दोनों ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, हामिद खान साहब और रशीद रिजवी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आप बताइएगा, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये टेस्ट है कि वो फैसला करें कि हमें हमारा जमहूरी हक इस हुकूमत से लेके देना है, नहीं देना है, और अगर हुकूमत नहीं भी अदालत फैसला करेगी मैं फिर भी करूंगा, मगर अलग हिकमत अमली के साथ करूंगा। हुकूमत कुछ और कह रही है सुप्रीम कोर्ट से, क्या करे अदालत? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट को अपने मामलात में घसीट रही हैं। ये कभी भी मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक मुल्की अदारा है, अदलिया का सबसे बड़ा अदारा है, और उसको सियासी मामलात में सियासी जमातों को बिल्कुल घसीटना नहीं चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को खामखा ये मामलात, कल को डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं और उनके फैसलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, तो पहले से अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया होगा तो उसमें बड़ी रुकावट होगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का कोई एडवाइज़री रोल नहीं है इन मामलात में कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि आप एडवाइज़ करें कि हमने क्या करना है और क्या करना नहीं। ये मामला तो आपको ख़ुद कानून और आइन का पता है, उसके मुताबिक आपको प्रोसीड करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बिल्कुल भी नहीं लेके आना चाहिए। मगर हामिद खान साहब, हुआ ये कि जब गुज़िश्ता एहतजाज तहरीक इंसाफ करने जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें कहा कि जी आप H9 पार्क में करेंगे, और उसके बाद ज़ाहिर है उन्हें एहतजाज की इजाज़त दी गई और हुकूमत से कहा गया कि उनके कारकुन भी रिहा करें और ये कोई उनको रोका भी ना जाए। मगर फिर हुकूमत ये कहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से वादे के बावजूद डी चौक चले गए, और बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब, उनके पार्टी रहनुमा, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी फैसला करेगी कि हमने कहाँ एहतजाज करना है। तो कम से कम अदालत ये जमहूरी हक तहरीक इंसाफ का, इसको सेफगार्ड कर सकती है कि जी वो एहतजाज कर लें और कोई ना कोई बाउंड्रीज रख सकती है, वरना क्या होगा फिर? हुकूमत तो नहीं करने देगी इनको एहतजाज जो इनका जमहूरी हक है। देखिए, जमहूरी हक को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अदालत चाहे उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन दे ना दे, जमहूरी हक जो आइन ने दिया है वो हक मौजूद है हर सियासी जमात के लिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए। तो वो तो उस वक्त कोई उन्होंने जो समझा कि ये मामलात कहीं बिगड़ ना जाएं, इसमें कोई तशद्दुद ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि जमहूरी हक है, और सही कहा कि जमहूरी हक है हर पार्टी का कि वो एहतजाज करे और पीसफुली करे, और उसके लिए उन्होंने जगह का तयन भी कर दिया
कि इस्लामाबाद में ये जगह है जहाँ पर आप चाहें तो एहतजाजी जलसा कर सकते हैं और या जो भी एहतजाज में आप करना चाहें, तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप था। मैं समझता हूँ ये यूजुअल सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शनल मामला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लिया था इस किस्म का ऑर्डर पास करके, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस पर भी तो अमल दरामद नहीं किया गया। जिनको ये फैसिलिटी दी गई थी उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो नतीजा क्या हुआ? इस सारा चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेशन दी और उस कंसेशन पर भी पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ और एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई। अगले दिन फिर कंटेम्प्ट पिटीशंस आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी निपटाना पड़ गया। तो सुप्रीम कोर्ट एक अजीब कंट्रोवर्सी में फंस गया ये ऑर्डर पास करके। तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि आया इस किस्म के ऑर्डर्स पास करने चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या उससे सुप्रीम कोर्ट कहीं कंट्रोवर्सी में तो नहीं दाखिल हो रहा है, कंट्रोवर्शियल फैसले तो नहीं किया जा रहे हैं। तो इसलिए इस किस्म के मामलात में सुप्रीम कोर्ट को पहले से यानी किसी किस्म की एडवाइस या इस किस्म की डिक्लेरेशन देने से पहले सोचना पड़ेगा कि आया इसके क्या असरात हो सकते हैं कल को। रशीद रिजवी साहब, क्या करे अदालत? पहले भी अदालत की तरफ से अहकामात आए थे, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं हम कल फिर जाएंगे और वो कह रहे हैं टेस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट का, और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं भी मिलेगा तब भी हम तैयारी के साथ आएंगे, यानी तसादुम की तरफ जा सकती है बात। क्या करे सुप्रीम कोर्ट जब वो अदालत से रुजू करेंगे कि जी हमारा हक है, हमें एहतजाज का हक दिया जाए? मैं हामिद खान साहब के व्यू से एग्री करूंगा। ये शाहजेब साहब बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की कि हमारे मुल्क के सियासतदान हो, सियासी पार्टियां हो, जब वो कॉर्नर हो जाती हैं, किसी कोने में लग जाती हैं, तो वो फिर अपनी सियासत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपने स्टैंड को बचाने के लिए मुख्तलिफ इदारों को सियासत में खींचती हैं। इसी तरीके से जुडिशरी को खींचा जा रहा है। कभी एम्पायर की उंगली पे नजर की जाती है कि एम्पायर ये कर देगा। तो ये बड़ा बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को बड़े मोहतात होकर इसमें चलना पड़ेगा कि अगर कोई भी फैसला होगा वो कंट्रोवर्शियल होगा, इसलिए कि उसको दूसरी अपोजिशन के हक में करेंगे तो रूलिंग अलायंस नहीं मानेगी, रूलिंग अलायंस के हक में होगा तो अपोजिशन नहीं मानेगी। इस चीज से बचना पड़ेगा, इसलिए कि ये लोगों का कॉन्फिडेंस शेक करेगा अदलिया में अगर कोई इस किस्म का ऑर्डर आता है। और आप देख लें कि जो जुनून की तरफ जा रहे हैं, अब ये कहाँ से जमहूरी हक आ गया? मुझे आप बताएं कि जी आप एक पार्टी का एक हुकूमत का टेन्योर बाकी है, आप कह रहे नहीं उसको खत्म करके इलेक्शन करो। ये तो कहीं से बुनियादी हक नहीं है। बुनियादी हक तो ये कि आप पार्लियामेंट में इलेक्शन जीत के आए और किसी को हटाना है तो पार्लियामेंट के जरिए हटाएं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीकाकार है वो दें। तो ये कहाँ से, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को अगर एंडोर्स करती है तो इसका मतलब है वो तो फिर धरने में भी इसको टर्न ओवर कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये बड़ा टाइट रोप है जिसपे सुप्रीम कोर्ट को संभल के चलना पड़ेगा। मगर रिजवी साहब, चीफ जस्टिस साहब ने अगले दिन रिमार्क्स में कहा था, जब फैसला दिया उसके बावजूद डी चौक पर आ गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने इस केस में अपनी हद से आगे जाकर हुक्म दिया था। अदलिया की तरफ से ये बात कही गई। अब मसला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ जारी है और अदालत को नजर आ रहा है कि अगर हम कोई पाबंदी के साथ इनको इजाजत दे देते हैं तो, और अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा? फिर भी तसादुम है, अगर दे देते हैं तो शायद पासदारी ना हो, तो अदालत क्या करे? दरमियान में फंस नहीं गई है अदालत? ये जो एक बहुत बड़ा डिमांड की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, फिर नून लीग कह रही है कि आप इसमें ना पड़े। बिल्कुल, पहले दफे इन्वॉल्व होकर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक, मैं समझता हूँ, गलती की थी और अब वो गलती उनके मुश्किल उनके लिए क्रिएट कर रही है। उन्हें अभी से बचना चाहिए किसी तरीके से, वरना मैं समझता हूँ कि वो कंट्रोवर्सी में बहुत उलझ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। हामिद खान साहब, एक और मुतालबा किया इमरान खान साहब ने, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो ये केसेस हैं इन लोगों के, उनकी खुद मॉनिटरिंग करे, मॉनिटरिंग जज लगाए। हमने माजी में भी देखा है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब को नवाज शरीफ साहब के केसेस में मॉनिटरिंग जज लगाया गया था। अभी पिछले दिनों अदालत ने सू मोटो लिया, उसके बाद जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी वो भी करने से हुकूमत को रोक दिया अपने केसेस के हवाले से। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, जो इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, अदालत को ये करना चाहिए? देखिए, जो माजी में होना था हो गया, उसकी वजह से भी बड़ी सारी कंट्रोवर्सी है
कि क्या मॉनिटरिंग जज मुकर्रर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसका बाद में बहुत सारे असरात होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बात कि मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए जाएँ किन मखसूस केसेस के हवाले से, ये वो चीज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट अवॉइड करे तो बेहतर है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर केस ने आखिर में सुप्रीम कोर्ट में ही आना होता है। तो अगर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी अंदाज से भी इन्वॉल्व हो जाती है तो बाद में फ़ैसले करने में मुश्किलात और या कंट्रोवर्सी आ जाती है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अगर माजी में ये हुआ भी है तो मुस्तक़बिल में ये किया जाना चाहिए। रज़वी साहब, आप क्या कहिएगा? मैं समझता हूं कि चंद केसेस का, हजारों केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और 4, 5, 6, 8 केसों का सुपरविजन जो होगा ये सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाएगा। ये एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप्स होगा। अगर मॉनिटरिंग करना है तो दूसरे केसेस में भी किए जाए, औरों के भी किए जाए। सिर्फ 4, 5, 6 आदमियों को सुपरवाइज करने का क्या मकसद है कि आप चाहते हैं कि इनको सजा हो या ना हो और दूसरों को रूटीन में चला जाए। तो ये मैं तो पहले भी मैंने इसके खिलाफ कहा था कि ये सुपरविजन होना नहीं चाहिए, ये गाइडेंस होना नहीं चाहिए। कल फिर अपीलें वहां आएंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपने देखा माजी में सुपरविजन में क्या हुआ। तो बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज से दूर ही रहे। ये जरूर कह सकती है सुप्रीम कोर्ट की जी जल्दी केस चलाओ, 30 दिन में, महीने में, 4 महीने में फैसला करो, लेकिन सुपरविजन मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। कानूनी राय आपने सुनी है। पीपल्स पार्टी इस सारे के सारे मामले में किस हद तक साथ रहेगी और क्या सोच रही है, खुर्शीद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से जब खबरें आ रही थी कि वो दोबारा असेंबली में जा सकते हैं, हालांकि अभी तक फैसला नहीं हुआ, मगर खबर आ गई कि स्पीकर अब सबको बुलाकर वेरीफाई करेंगे, तस्दीक करेंगे उनके इस्तीफे की। क्या हो रहा है? जब इमरान खान साहब दोबारा भी आने का कह रहे हैं तो अचानक इस वक्त दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और सलीम साफ़ी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, अजीब सी सूरत हाल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब सारा का सारा वजन उन्होंने अदालत पे डाल दिया कि जी आप हमारे जो हक है एहतजाज का उसके ऊपर फैसला दें और नहीं भी देंगे तो भी हम हिकमत अमली बनाकर जाएंगे। दूसरी तरफ आज इतलात आई कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहस हो रही है कि हमें इस्तीफे वापस लेकर जाना चाहिए असेंबली में, मगर दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असेंबली ने सबको इंडिविजुअली बुलाना शुरू कर दिया है। इस हुकूमत को सूट करता है कि तहरीक इंसाफ असेंबलियों में ना आए या फिर ब्लफ कॉल कर रहे हैं इस वक्त के जी अब आके दिखाओ अगर इस्तीफे दिए हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल सूरत हाल है। जिन लोगों ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये ऐलान कर दिया था कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, वो अपने इस्तीफ़े किस मुंह से वापस लेंगे और फिर उन्हें इस्तीफ़े वापस किए जाएंगे तो उनका क्या अखलाकी चेहरा बाकी रह जाएगा। तो बाकी जो अरकान हैं जो जिन्होंने हाउस में खड़े होकर ये ऐलान नहीं किया, वो तो कोई उज़र ढूंढ सकते हैं और उनके लिए तो कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है, लेकिन जो अलान डंके की चोट ये कह चुके हैं उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है उसको जो भी फैसला करना है वो जल्दी कर ले। एक तरफ तो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं, उनमें हिस्सा लेने की तैयारियां हो रही हैं और टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली है उसमें बैठने या ना बैठने के बारे में बहस जारी है और तीसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब हम बड़ी तैयारी के साथ आएंगे और उनके जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं फ़ोर्स लेके आऊँगा। ये एक बहुत ही एक अजीब सूरत हाल है और जो कुछ भी बातें कही जा रही हैं उससे तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। अगर उन्होंने कोई यकसुई इख्तियार ना की और अपने लोगों को ना रोका गैर मोहतात गुफ्तगू से, तो फिर अदालत में भी उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और लोगों में तो बहरहाल एक मुश्किलात पैदा हो ही चुकी हैं। साफ़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हैं इमरान खान साहब और वहाँ पर ज़ाहिर अपने कारकुनों से भी खिताब कर रहे हैं और मुसलसल उनका क़याम वहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती मामलात को आप बड़े बेहतर अंदाज में जानते हैं, पार्टी के मामलात भी आप समझते हैं तहरीक इंसाफ के, कुछ तो होगा
कि इमरान खान साहब, हालांकि जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले उनके बहुत सारे अरकान असेंबली हैं, वो इस बात से नाला हैं कि भाई पहले भी तारीख क्यों दे दी थी अचानक और दोबारा भी क्यों कह रहे हैं कि 6 दिन की डेडलाइन है, मगर उसके बावजूद पूरे एतमाद इमरान खान साहब वापस आने की बात कर रहे हैं, अदालत से इस्तदा कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं मैं फिर भी आऊँगा अगर अदालत ने भी बात नहीं मानी। कुछ तो है जो खैबर पख्तूनख्वा में वो हैं और जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं। असल में शाहजेब, शाह महमूद और असद उमर और परवेज़ खटक समेत और ये फवाद चौधरी समेत कोई भी इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो उनके सामने अपने इख्तिलाफ का इजहार कर सके। हाँ, अलबत्ता कल इतना हुआ है, ये अभी आप को दर्रों के दिन याद होंगे कि उस वक़्त उस असम्बली को उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था, उस पर लानत भेजी थी, उस पर हमले कर रहे थे और फिर सर झुका के सब उसमें आके बैठ गए। तो ये सब असम्बली में वापस आएंगे और जो वहाँ पे उनके इजलास हुए हैं तो उस इजलास में इनकी गालिब राय ये बनी है कि जी हमसे गलती हुई है। और आज वो फवाद चौधरी ने वैसे ट्वीट कर दिया है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि अगर इनका वापस आने का इरादा नहीं है तो फिर हिम्मत कर ले और कर आके स्पीकर के सामने अपने इस्तीफों की तस्दीक कर ले। तो अब एक तो इनकी राय ये बनी है वहाँ पे कि हमें असम्बली में वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये भी ख़तरा है कि एक बड़ी तादाद इमरान खान साहब के कहने पे इस्तीफे नहीं देगी। दूसरा, इन्होंने आज कुछ वज़रा को और उनको के जो उस वक़्त चुप गए थे और मार्च के दौरान, तो उनकी लिस्ट भी बना दी है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से भी करने का इरादा ज़ाहिर किया है। तीसरा, वहाँ पे क्यों हैं? तो वहाँ पे असल में गिरफ़्तारी से बचने के लिए हैं, क्योंकि उनका अपना सूबा है और उस हुकूमत के लिए भी बोझ इसलिए बनते जा रहे हैं कि इस वक्त सीम हाउस भरा हुआ है, वहाँ का ऑफिसर मिस भरा हुआ है, वहाँ का शाही मेहमान खाना भरा हुआ है, स्वाद से ट्राउट आ रहे हैं, जर्सी टिक्का को रोज़ाना जो है वो कई दुबे भिजवा के वो ज़बह हो रहे हैं। तो वर्कर में भी बददिली फैल रही है और फिर वज़ीर आला और वज़रा वो उधर इनकी खिदमत में और यहाँ से जो लोग गए हैं, सोशल मीडिया टीम भी है, वो सब उस काम में लगे और अब उनको समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें। इसलिए कभी अदालत की बात, लेकिन असम्बलियों का मैं आपको बताऊं कि ये अब असम्बली के अंदर वापस आने के लिए कोई फेस सेविंग चाहते हैं और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। शामी साहब, जो पिछले हफ्ते तक इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये तकारीर थी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी वाज़ेह जिक्र होता था। जो उन्होंने डेडलाइन दी थी 6 दिन की, वो इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और हुकूमत तीनों को दी थी, मगर आज सारा का सारा वजन उन्होंने अदलिया पे डाल दिया कि अदलिया का भी टेस्ट केस है। क्या इस्टेब्लिशमेंट से कोई जवाब नहीं मिला या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इसलिए है, या उन्हें उम्मीद है कि अदलिया से उन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसके ज़ुम्मे इल्ज़ाम लगाएं और किसको निशाना बनाएं। अब अदलिया की ओट में जो पनाह लेने की कोशिश है, ये बड़ी मुहय्यरुल अक़ूल है। देखिए, अदलिया का ये काम नहीं है कि आप उसकी निगरानी में अपना मार्च करें या धरना दें या हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाएं। आपको इंतज़ामिया के साथ बैठना चाहिए और बताना चाहिए कि आप कब आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जलसा करेंगे, कहाँ जुलूस निकालेंगे। तो ये सारी बात तो उन्हें इंतज़ामिया से तय करनी चाहिए। और यहाँ उनका ये ख्याल था कि लाखों लोग सड़कों पर निकल आएंगे, वो ख्याल तो अधूरा रह गया, एक ख्वाब भी रह गया। आपने देखा पंजाब की लीडरशिप जो है वहाँ भी अब निशाना बन रही है। लोग जो हैं जवाब तलब किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में क्यों नहीं निकले। लेकिन बुनियादी बात यह है कि सियासी कारकुन जो हैं वो कोई गुरीले नहीं होते, वो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं आते। वो इस गर्मी के अंदर और आसमान के नीचे और बच्चों के साथ और औरतों के साथ क्यों आते और किस तरीके से क्या मकसद हासिल करना मकसूद था। तो अभी आज उन्होंने ख़ुद कहा है खान साहब ने कि मैं असला मौजूद था मेरे कारकुनों के पास, इसलिए खून खराबा भी हो सकता था। तो फिर अगर कल वो करेंगे, कल जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, तो कल फिर असला क्यों नहीं होगा। अब तो वो कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तैयारी से मकसद क्या है उनका? उनको चाहिए कि सीधे तरीके से एक जमहूरी लीडर के तौर पर बिहेव करें, पार्लियामेंट
का एहतराम करें, पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं तो वापस आएँ, ज़िमनी इंतखाब लड़ें, बल्दियाती इंतखाब की तैयारी करें और किस्मत आजमाएं। उनकी जो ताकत है अगर वो उसको मुश्तमिल रखेंगे तो उनके काम आएगी, लेकिन अगर वो गोमुगों का शिकार रहेंगे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, तो फिर तो जो उनकी ताकत मौजूदा है वो भी कम होती चली जाएगी। वो जो दाग ने कहा है ना कि काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहाँ की है। और साफी साहब क्विकली आप भी बताएगा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से क्या कोई रिस्पांस नहीं आया है? जो दबाव मतलूबा डालना चाह रहे थे वो नहीं डाल पाए हैं क्योंकि टर्नआउट इतना बड़ा नहीं था, तो जो पहला लॉन्ग मार्च था वो बैकफायर ही कर गया है कि जो दबाव था, एंटिसिपेशन में दबाव था कि पता नहीं ऐसा हो ना जाए, वो दबाव खत्म हो गया। असल में एक तो वो 2014 के गलतफहमी के शिकार थे और उनके वर्कर भी, और सेकंड टियर भी ये सोच रहा था कि 2014 की तरह सर आईना इमरान खान का अक्स होगा और पस आईना कोई और होगा, ना पुलिस उनको कुछ कह सकेगी ना कोई और उनको कुछ कह सकेगा। और दूसरा उन्होंने अपनी सफ़ों में ये बात फैलाई हुई थी और इससे अपने लोगों का हौसला बांध रहे थे कि दरपर्दा इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है। एक वो गलतफहमी जब दूर हो गई इस धरने या मार्च के नतीजे में, तो अब उनके जो सेकंड टियर का हौसला भी बहुत ज़्यादा वो पस्त हो गया है और वो हकीकत आश्कारा हो गई कि भाई कानून और आइन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट वो अपने इदारे के साथ है या फिर हुकूमत वक्त के साथ है, क्योंकि जब उनकी तरफ से तलब किया गया, इसलिए अब वो सारा अदलिया पे दबाव डाल रहे हैं। अब आज आप देखें कि मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अदलिया से इल्तिजा की जाती है। आज उसका अंदाज़ तहक्कुमाना था कि मैं अदलिया से कहता हूँ। फिर यहाँ पे आप देखें कि अदलिया इससे पहले इन्होंने जो फैसले में लिखा था H9 पार्क का, अदलिया ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया, हुकूमत ने उस पर अमल किया, लेकिन उस रोज़ भी उसने अदलिया के अहकामात की तामील नहीं की और उन्हें लोगों को डी चौंकाने का कह दिया। और जिस तरह शामी साहब कह रहे हैं कि सीधा साधा तरीका है इनकी हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में जो कायदा ज़ाब्ता बनाया गया है, जिसके तहत इन्होंने मौलाना फजल रहमान वगैरह को इजाज़त दी थी, वही करें और आ जाएँ अपना एहतजाज करें। लेकिन अब उसमें मेरे ख्याल में उनमें वो सिक्कत भी नहीं रही। देखते हैं इस हवाले से क्या फैसला होता है और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। क्या एक दफ़ा फिर राब्ता किया है इमरान खान साहब ने असद ज़रदारी साहब से किसी भी तरीके से? हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी से एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ असेंबलियों में रहे या चली जाए, क्या मजीद भी रवाबित हैं या कोई राब्ता है तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्शीद शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, जैसे खबर आई कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये बहस हो रही है कि हम असेंबली में वापस जाना चाहिए या नहीं, जाहिर उन्होंने कहा यही कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अचानक खबर आई कि स्पीकर ने तलब करना शुरू कर दिया है इस्तीफों की वेरिफिकेशन के लिए। आप लोग समझते हैं कि बेहतर होगा कि तहरीक इंसाफ आ जाए पार्लियामेंट में, जाए इसके एहतजाज कर रही हो, या आप चाहते हैं वो दूसरा मार्च भी करें, आ जाएं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ पहले दिन से शायद आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा हो कि ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और अगर देंगे तो जाएंगे नहीं। ये अच्छा होगा कि वो पार्लियामेंट में वापस आए, और हम इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट करके चलाना चाहते हैं और ये नहीं समझते कि अगर हमारे मुखालिफ है या गलती कर बैठे हैं, अगर उस गलती को वो बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी। और सब और मैं इसको बेहतर समझता हूँ, अच्छा कदम समझता हूँ। जैसे आपने कहा कि बेहतर समझता हूँ, इसके लिए क्या कोई दरमियान में कोई किरदार अदा करेंगे, उनसे वैसे भी इंगेज किया जाए? वो दूसरी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, अदलिया को उन्होंने आज कहा है कि अदलिया के लिए टेस्ट केस है, मैं कल अदालत जाऊँगा और हम मुझे मेरा हक दें कि उनको इंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए, बजाय इसके कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बार बार एहतजाज ही भुगत रही हो। देखें शादिब, आप इस चीज़ के बहुत बड़े गवाह हैं कि दुनिया में कहीं भी अपोजिशन डायलॉग के लिए नहीं कहती। ये पाकिस्तान की एक अनोखी तारीख है जिसमें अपोजिशन ने कहा था आए बैठे बात करें, एक मरतबा नहीं कम से कम 10 मरतबा, और कहा कि इकनॉमी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें और हम बैठ के इस मसले को, इस रियासत को इन मसाइल से निकालें। और इमरान खान का बर्डन हम अपने ऊपर भी लेना चाहते थे, ये नहीं था कि सिर्फ इमरान खान, और उसके लिए ये बेहतर होता कि मैंने सारी पार्टियों के साथ बैठ के इस इकोनॉमी पे बात की है, मैशियत पे बात की है। अब महंगाई अगर हो गई है तो सबको पता है, और फिर हम वो चीज़ इसको भी नहीं टारगेट करते
कि महंगाई है, जिसका वो टारगेट हुआ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी और है, और उसने खुद लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, 1 रुपए की भी महंगाई हुई तो मैं चोर हूँ, वज़ीर आज़म चोर होगा। तो ये सारी चीज़ें उसने खुद की थी, किसी ने उसको कहा नहीं था। बावजूद उसके हमने हर बार उसको कहा कि बैठना चाहिए, हम पाकिस्तान के लिए बैठना चाहते हैं, रियासत के बहबूद के लिए, मुल्क के गरीबों के लिए आपके साथ बैठना चाहते हैं। मगर उसने हर वक्त कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अगर अभी बैठेगा तो फिर क्या देगा, एनआरओ देगा या एनआरओ लेगा, ये समझ में फिर मुझे नहीं आता। जब मुश्किल फैसले करेंगे, इमरान खान साहब का दबाव आएगा, वो सड़कों पर भी होंगे, आपका इत्तेहाद कायम रह पाएगा? आपके आपस में नहीं प्रेशर्स पड़ेंगे और फिर इदारे जो हैं वो भी आप लोगों पर प्रेशर नहीं डालेंगे? आपको लगता है आप अगस्त 2023 तक टाइम निकाल पाएंगे? देखिए, अदारों को शादेब भाई, जैसे आप लोगों को पता है मुल्क का और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका, ऐसे अदारों को भी पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है। मगर सख्त फैसले करने पड़ेंगे और सख्त फैसलों के सिवा पाकिस्तान को कोई रास्ता नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ ये फैसला कर ले कि वो असेंबली में वापस आ रहे हैं, तो आपका स्पीकर कौमी असेंबली को यही मशवरा होगा राजा परवेज़ अशरफ साहब को कि जो इस्तीफ़े काबिल कबूल भी हैं, जो कि वहाँ पर अगर पार्लियामेंट में बैठ के किसी ने कह दिया, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब, खान साहब, दूसरे लोगों, वो भी ना कबूल करें, आने दें, रास्ता निकालें, बेहतर है? नहीं, देखें ये बात बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मसला है। पार्लियामेंट के मसाइल में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस्तीफ़ा दिया है वो तो एक अलग मसला है, बाकियों का तो कोई मसला नहीं है। बाकी आ सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। और आपको के लिए प्रॉब्लम आएगा। और आपको ज़ाहिर एहतजाज की सियासत का भी पता है। आपको लगता है अगर कल सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे भी दे इमरान खान साहब को, तब भी वो इतना बड़ा क्राउड नहीं ला पाएंगे? ये कॉन्फिडेंस है हुकूमत को, या अगर ले आए तो आप लोग फिर भी मजबूर हो सकते हैं अगर वो बड़ा क्राउड ले आए और हुकूमत को रोकने की इजाज़त ना हुई अदालत की तरफ से? ये है कि अब तो वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि अदलिया को भी चैलेंज कर रहा है, अदलिया को भी थ्रेट दे रहा है, अदलिया को भी कहता है कि आधी रात को इनके लिए भी कोर्टें खुली है। ऐसा मसला नहीं है, अगर ले आता है तो ले आए, मगर क्योंकि जब वो खुद कहते हैं, हम नहीं कहते, खुद इमरान खान ने कहा कि मेरे वर्करों के पास पिस्टल से असला था, खुद कहा है। और ख़ुद शेख रशीद ने कहा कि ये खूनी मार्च होगा, तो बताएं फिर हुकूमत क्या करे? खूनरेजी करवाए, कत्लेआम करवाए। और अब ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो फोर्स होगी वो भी आएगी। क्या ये वफाक और सूबों में जंग का माहौल बनेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा? क्या चाहते हैं ये रियासत को तबाह करना चाहते हैं, इत्तेहादी रियासत को तबाह होने नहीं देंगे। ये जो पिस्टल वाला भी बयान है और ये बातें जो इसके बाद बतौर इत्तेहादी आपको यही मशवरा होगा कि रोका जाए और जिस तरीके से पहले निपटा था वैसे ही निपटा जाए? जैसे बिल्कुल अगर वो लॉन्ग मार्च उस सूरत हाल से लेके पुलिस को लेके चलता है तो नेचुरली वो जो सोच होगी, वो जो प्ले करेंगे वो ख़तरनाक करेंगे। तो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से आइन के दायरे में रहते हुए हमें फैसला करना पड़ेगा। आइन क्या कहता है? जब सूबा वफाक को चैलेंज करे और उस पर चढ़ाई करे तो उस दरमियान आइन क्या कहता है, आइन की तशरीह करेंगे और आइन के तहत फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर, सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही।